560 करोड़ में बीएसएनएल, जो हमारी सरकारी टेलीफोन कंपनियां हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल, ये सब बिकने के लिए बोली लगा दी गई है। वो अब टाटा की जेब में जा सकती है कंपनी, वो अंबानी जी की जेब में जा सकती है, वो अडानी जी की जेब में जा सकती है। यही लोग हैं मेन प्लेयर जिनको जिनको ये बीएसएनएल एमटीएनएल जाएगी। और 560 करोड़ की संपत्ति तो किसी भी एक शहर में बीएसएनएल के पास इससे ज्यादा की है। फ्लैट्स, जमीन, उनके यंत्र उससे ज्यादा के हैं। पूरे देश में सबसे धनी पब्लिक सेक्टर बीएसएनएल था। जो सारे हमारा जितना दूर संचार जो बाद में दिया गया, जितनी भी प्राइवेट कंपनियों को, जिसमें वोडाफोन शामिल है, जिसमें एयरटेल शामिल है, जिसमें पता नहीं कौन कौन से टेल शामिल हैं, वो सब बीएसएनएल के नेटवर्क पर और उनके लोगों के सहारे चल रहे हैं। इनके पास कोई आदमी नहीं था, इन्होंने वहीं से लोगों को तोड़ा, वो चल रहा है। और बीएसएनएल बीमार हो गया। अब सरकार ने कहा कि हम इसको बेच देंगे, जिसकी बोली उसने वेबसाइट पे डाल दी है। तो हमारी जो बची खुची कंपनियां हैं वो भी अब बिक जा रही हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कि देश की संपत्ति की रक्षा कैसे हो। किसान इस देश की सबसे बड़ी संपत्ति, उसकी जमीन, उसकी रक्षा करने के लिए खड़ा है, ताकि उसके बेटों को अगर नौकरी न मिले, क्योंकि सरकार में अब नौकरियां नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑटोमेशन पे जा रहा है, वो काम ला रहा है जिसके ऊपर आदमियों की जरूरत न पड़े। और हमारे देश में 130, प्रधानमंत्री जी कभी 130 करोड़ कहते हैं, कभी 135 करोड़ कहते हैं। जो भी संख्या हो, 135 करोड़ है, 130 करोड़ है, तो इसके इसको डबल कर दीजिए। उतने हाथ बेरोजगार हैं। वो हाथ चाहे तो खड़े पहाड़ को जमींदोज कर दें, लेकिन उनके लिए काम नहीं है उनके लिए। बजाय इसकी योजना बनाने के सरकार सारे पब्लिक सेक्टर, सारी सरकारी कंपनियां खत्म कर रही है, ताकि वहां जो लोगों को काम मिलता था वो काम उनसे छिन जाए और वो उनके हाथों में चला जाए, जो विदेश से एक्सपर्ट लाने की बात कर रहे हैं, जो विदेश से वो टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हैं जिसमें हाथ बिल्कुल पंगु हो जाए, उसकी जरूरत ही न रहे, मशीनों से ज्यादा काम हो। तो देश को आप किस तरफ धकेल रहे हैं? मैं रोजगार और बेरोजगारी का सवाल पेट पेट से जुड़ा है। अगर आदमी बेरोजगार रहेगा तो उसके पेट में खाना नहीं पहुंचेगा, रोटी नहीं पहुंचेगी। और अगर रोटी नहीं पहुंचेगी तो पेट में जो आग होगी, पुराने नेता कहते थे, मैंने ये बात 3 लोगों के मुंह से, 4 लोगों के मुंह से सुनी है, जिसमें एक जीवित है। मैंने ये बात चंद्रशेखर जी के मुंह से सुनी, मैंने ये बात अटल जी के मुंह से सुनी, मैंने ये बात देवेगौड़ा जी के मुंह से सुनी, वीपी सिंह जी के मुंह से सुनी। वो लोग ये कहते थे कि जब पेट की आग दिमाग में पहुंच जाती है तो विद्रोह होता है। और पेट की आग दिमाग में कैसे पहुंचेगी? कि जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो दिमाग कहेगा कि अब हमारे पास कोई संभावना, कोई आशा है ही नहीं सिवाय मरने के। तो मरने से पहले वो फिर उल्टा सोचता है। पेट की आग दिमाग में पहुंच जाती है, जो चंद्रशेखर जी बार बार कहते थे, अटल जी कहते थे, वीपी सिंह कहते थे, देवेगौड़ा जी जिंदा हैं, वो कहते थे जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब। किसानों के बहुत बड़े नेता हैं। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि यही चीज सरकार और सरकार के समर्थकों को समझने की चीज है कि आप उन लोगों को अपने सामने मत खड़ा कीजिए जिनके सामने अवसर समाप्त हो चुके हैं, जिनके सामने कोई नई चीज नहीं है। अब अच्छा, मजे की चीज देखिए ना, इस ये सरकार कर क्या रही है कि ये हर वो काम कर रही है जो लोगों के काम का नहीं है। रेलवे की संख्या बढ़ा रही है, लेकिन किन रेलों की? प्राइवेट रेलों की। किराया बढ़ा रही है किन के लिए? जो गरीब है बेचारा, वो कहाँ से इतना किराया देगा? लेकिन किराया बढ़ रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट, छोटी छोटी चीजों की के ऊपर पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जीएसटी। एक पेट्रोल और डीजल और गैस के महंगा होने से करीब 30% महंगाई बढ़ गई है इस देश में। इसका मुकाबला करने की जगह आप इस देश के किसानों से मुकाबला कर रहे हैं, जो बेचारे वैसे ही 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर से नीचे के लोग हैं। 80% किसान वही तो हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के
पेट के ऊपर डाका है, उन्हीं के परिवार की भूखमरी की स्थिति आ रही है, वही लोग आत्महत्या कर रहे हैं। और अब तो आपको ये मालूम है ना, मैं एक दो बार कह चुका हूं लेकिन फिर दोहराता हूं कि अब सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, अब बेरोजगार नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। जिस नौजवान को नौकरी नहीं मिली वो सदमे में आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि उसके सामने अब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अपराध वो करना नहीं चाहता, सभ्य रास्ता उसे कोई इंसानियत का दिखाई नहीं पड़ता जहां से वो काम करके अपनी रोटी कमा सके। अब जिसने पढ़ाई की है, गलती से पढ़ाई की है, वो ना मजदूरी करने की योग्य है, अपने खेत में इतनी छोटी खेती है, काम कर नहीं सकता, सारे रास्ते उसके बंद हो गए हैं। और ऊपर से ये नया तुर्रा, हिंदू का, मुसलमान का, मंदिर का, मस्जिद का, आशाएं टूटती हैं लोगों की। और यही देश चलाने वाले महाबुद्धिमानों को समझना चाहिए कि जब निराशा आती है तो किस किस तरह के सपने आदमी आते हैं, आदमी क्या क्या करने के बारे में सोचने लगता है। कृपा करके देश को उस अंधी सुरंग में जाने से बचा लीजिए। आप मीडिया की उन रिपोर्ट से बहुत खुश होंगे, अरे उस चैनल ने कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के पक्ष में देश के लोग नहीं है। उस सर्वे ने, क्योंकि सर्वे भी आजकल हथियार है, जो सर्वे चलते हैं वो पार्टियां कराती हैं, सरकारें कराती हैं, शिक्षा लेने के लिए नहीं, दूसरे को गुमराह करने के लिए, पूरे देश को गुमराह करने के लिए। और जितनी सर्वे एजेंसीज हैं, माफ कीजिएगा, वो यही करती हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसमें से तथ्य और सत्य तलाश लेते हैं, ऐसे लोगों को हम अपने चैनल पे लाने की कोशिश करते हैं। हम चैनल की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास अब कोई और रास्ता बचा नहीं है संवाद करने का। जब तक ये अवसर हमारे पास है, हम सत्य कहते रहेंगे और उन लोगों को सच्चाई का दर्शन कराते रहेंगे जो सच्चाई का दर्शन करना नहीं चाहते, जिनकी भाषा गाली, गंदी गाली, घटिया गाली, एक एक बिखराव, एक गलत रास्ता, ये सब जिनका उद्देश्य हो, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन इस देश में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, जो खोटे सिक्के नहीं हैं, असली सिक्के हैं। ये अलग चीज है कि नकली सिक्के के नाम, असली सिक्के के नाम पे ही नकली सिक्के चलते हैं, देश प्रेम के नाम पे ही देशद्रोह चलता है। और जितने लोग पकड़े गए हैं, जितने भी लोग, उनमें से आप देख लीजिए कि कितनों को अदालत ने सजा दी, या कितने लोगों को आप खुद मानते हैं कि ये देश प्रेमी है, ये देशद्रोही। देश प्रेम के नाम पर देशद्रोह का व्यापार चल रहा है।